हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो चचेरे भाई बहन को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमा था। ये दोनों रिचर्ड के पिता आर्थर के साथ छुट्टियां बिताकर अपने घर लौट रहे थे। यहाँ दोनों बच्चे शिप में शरारत करते हुए खेल रहे थे, लेकिन आर्थर उन्हें डांटकर भगा देता है, जिससे भागकर रिचर्ड कप्तान के कमरे में आ जाता है और कप्तान के ड्रॉर में रखी कुछ फोटोज को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर देखता है कि जहाज में आग लग गई है, जिससे जहाज में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। धुआं ज्यादा होने की वजह से किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे आर्थर और जहाज पर मौजूद बाकी लोग एक सेफ्टी बोट में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैडी भी रिचर्ड और एमा को अपने साथ एक छोटी बोट में बैठा लेता है। धुएं की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे वो आर्थर के ग्रुप से अलग हो जाते हैं और वो तीनों समंदर में खो जाते हैं। पैडी दोनों बच्चों के साथ समंदर के बीचों बीच बिना खाना पानी के भटक रहा था, लेकिन अगली सुबह पैडी को एक आइलैंड दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और दोनों बच्चों के साथ उस आइलैंड पर आ जाता है। ये आइलैंड चारों तरफ से हरियाली और नारियल पेड़ों से भरा हुआ था। पैडी को लग रहा था कि इस द्वीप पर इंसान भी रहते होंगे, लेकिन काफी खोजने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। अब ये लोग पूरी तरह इसी द्वीप पर फंस चुके थे, मगर पैडी को समझ आ गया था कि इस द्वीप में जिंदा रहने के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं। पैडी को वहां पर एक दारू की बैरल भी मिलती है, जो जहाज से बहकर किनारे पर आ गई थी। एक दिन जब रिचर्ड खेल रहा था तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे रिचर्ड उस खोपड़ी को पैडी को दिखाता है। अब उस खोपड़ी को देखकर पैडी समझ जाता है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वो बच्चों को लेकर द्वीप के दूसरी तरफ चला आता है। रात में जब पैडी शराब पी रहा था, तब उसे द्वीप के दूसरी तरफ से ड्रम के बजने की आवाज आती है, जो सुनकर पैडी तैरते हुए उसी जगह पर आ जाता है। लेकिन वहां पैडी जो देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस जगह पर किसी इंसान की बलि दी जा रही थी। अब इस बात से पैडी बहुत डर जाता है और वहां से भागते हुए रिचर्ड और एमा के पास आ जाता है। यहाँ वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस आइलैंड के दूसरी तरफ नहीं जाओगे। लेकिन उन बच्चों पर पैडी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, इसीलिए पैडी उन्हें बता देता है कि इस द्वीप के दूसरी तरफ नरभक्षी लोग हैं, जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। अब इस बात को जानकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और पैडी से वादा करते हैं कि वो कभी भी द्वीप के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और पैडी उन बच्चों को जंगल में रहना सिखाने लगता है। और इसी बीच एक रात पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में वो देखता है कि उसकी दारू की बैरल समंदर में डूब रही है, और बिना कुछ सोचे ही पैडी उस बैरल को लेने चला जाता है। लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पाता और डूबकर मारा जाता है। अगली सुबह जब रिचर्ड और एमा उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहां पर नहीं है। वो दोनों दूरबीन की मदद से उसे देखते हैं कि पैडी द्वीप के दूसरी तरफ रेत में लेटा हुआ है। इसके बाद वो दोनों छोटी नाव में बैठकर पैडी के पास जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि पैडी ने ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए उठ नहीं रहा है। वो दोनों उसे उठाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि पैडी अब इस दुनिया से जा चुका है। अब इस बात से वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं। एमा रिचर्ड से कहती है कि मुझे यहाँ पर पैडी की याद आती है और अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और वो दोनों बोट लेकर द्वीप के दूसरी तरफ आ जाते हैं और एक सेफ जगह देखकर वो अपना घर बनाने लगते हैं। शुरुआत के दिनों में उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पैडी ने उन्हें इस काबिल बना दिया था कि वो इस आइलैंड पर सरवाइव कर सके। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है और वो दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। वो दोनों साथ में मछलियां पकड़ते और एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन अब रिचर्ड और एमा के अंदर शारीरिक बदलाव आने लगे थे, जिसे वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन जब एमा नहा रही थी, तभी उसका पहला पीरियड आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है।
रिचर्ड उसकी आवाज सुनकर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। लेकिन एमा उसे कुछ भी नहीं बताती। कुछ देर बाद जब एमा नहाकर बाहर आती है तो रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। उसे लग रहा था कि एमा को कहीं पर चोट लग गई है, लेकिन एमा उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, जिससे रिचर्ड को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि एमा उससे कुछ छुपा रही है। वहीं धीरे धीरे एमा और रिचर्ड एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब रिचर्ड बिना शर्ट के घूमता है तो एमा उसे देखती रहती थी, और जब एमा नदी में नहाने जाती थी तो रिचर्ड उसे देखता रहता था। लेकिन सामाजिक ज्ञान की कमी की वजह से वो दोनों इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही यहाँ पर फंसे हुए हैं और उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ रिचर्ड खाने का इंतजाम करता है और एमा घर के सारे काम करती थी, और ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन रिचर्ड को यकीन था कि एक दिन उसके पिता उन्हें बचाने जरूर आएंगे। एक दिन एमा को आइलैंड की दूसरी छोर से ड्रम के बजने की आवाज सुनाई देती है, जहां पैडी ने उन्हें जाने से मना किया था। लेकिन एमा उत्सुकता में वहां अकेले ही चली जाती है, जहां उसे वही स्टैचू दिखता है जहां से खून टपक रहा था। लेकिन समझ ना होने की वजह से एमा को लगता है कि ये कोई पवित्र जगह है, इसीलिए वो दौड़ती हुई रिचर्ड के पास आती है और उसे बताती है कि मैं आइलैंड की दूसरी तरफ गई थी जहां पैडी ने हमें जाने से मना किया था। वहां पर मुझे एक मूर्ति दिखी जो शायद भगवान की है। पैडी ने हमसे झूठ बोला था, वहां कोई नरभक्षी नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर रिचर्ड को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हमने पैडी से वादा किया था कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, पर तुमने वहां पर जाके बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब से तुम वहां पर मत जाना। रात में जब एमा सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें रिचर्ड की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। अब इस भयानक सपने से वो बहुत डर जाती है और नींद से जाग जाती है, जहां एमा देखती है कि सुबह हो चुकी है और रिचर्ड उसके सामने ही खड़ा है। एमा उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रिचर्ड से कहती है कि वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अब इस बात से दोनों काफी भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन इसी बीच रिचर्ड उसे किस करता है और उसके साथ कुछ और करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे दूर कर देती है। वहीं कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात में फिर से रिचर्ड एमा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे दूर जाने को बोलती है, जिससे रिचर्ड एमा से नाराज हो जाता है और अगली सुबह एमा से बात भी नहीं करता। एमा देखती है कि रिचर्ड पत्थरों के पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं कुछ देर बाद रिचर्ड पेड़ से नारियल तोड़ने लगता है और तब उसे समंदर में पहली बार एक शिप दिखता है। ये देखकर वो पेड़ से उतरकर एक पहाड़ी की ओर दौड़ता है, जहां उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था ताकि आग जलाकर वो जहाज में मौजूद लोगों को संदेशा दे सके। लेकिन रिचर्ड को वहां पहुंचने में देर हो जाती है और वो जहाज वहां से दूर निकल जाता है। उसी दौरान एमा ने भी उस जहाज को देख लिया था, लेकिन जहाज देखने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब वो यहीं पर रहना चाहती थी। लेकिन अब एमा की इस लापरवाही की वजह से रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और एमा को छोड़कर एक छोटी बोट से वहां से जाने लगता है। लेकिन आधे रास्ते ही रिचर्ड की नाव टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है, जिससे मजबूरन उसे वापस आइलैंड पर लौटना पड़ता है। एमा उसका मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि ये द्वीप हमारा घर है और अब हमें यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन ये सुनकर रिचर्ड को और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो एमा को घर से बाहर निकाल देता है, जिससे एमा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच चुप कर एमा उस नरभक्षी मूर्ति के पास जाया करती थी। एक दिन जब वो पूजा करके वापस आ रही थी तो उसका पैर एक जहरीले स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो तड़पती हुई आइलैंड पर आ जाती है। रिचर्ड जब एमा को बीमार देखता है तब उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ। एमा बताती है कि उसके शरीर में जहर फैल रहा है क्योंकि उसका पैर गलती से एक स्टोन फिश पर पड़ गया था। अब सभी चीजें से अनजान रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे एमा को उसी मूर्ति के पास ले जाता है, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था
कि सिर्फ ये मूर्ति ही एम्मा की जान बचा सकती है। और होता भी ऐसे ही है। उस जगह की शांति और वहां का वातावरण एम्मा की पूरी बॉडी को पूरी तरह से हील कर देता है और कुछ ही देर बाद एम्मा को होश आ जाता है, जिसे देखकर रिचर्ड काफी खुश होता है और एम्मा से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला इस आइलैंड पर क्या करूंगा। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने घर की तरफ लौट आते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन रिचर्ड और एम्मा साथ बैठकर बातें कर रहे थे और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अब वो एक कपल की तरह इस आइलैंड पर रहने लगे थे। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। रिचर्ड नोटिस करता है कि एम्मा अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती और उसके व्यवहार में भी अब काफी बदलाव आ रहे हैं। वो एम्मा से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ, जिस पर एम्मा कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे उल्टियां आ रही हैं। इसके बाद वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि शायद इसके अंदर कोई अलग चीज है। दरअसल अब एम्मा प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बारे में उन दोनों को कोई जानकारी नहीं थी। रिचर्ड को लग रहा था कि ज्यादा खाना खाने की वजह से ही एम्मा का पेट फूल रहा है। एक रात रिचर्ड को आइलैंड के दूसरी तरफ से डमरू की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां देखने जाता है तो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग उस मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। ये देखकर रिचर्ड डर जाता है और वहां से भागकर एम्मा के पास आता है और तभी एम्मा को लेबर पेन भी होने लगता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। ये देखकर रिचर्ड जल्दी से उसके पास आता है और डिलीवरी में उसकी मदद करता है। एम्मा एक छोटे बच्चे को जन्म देती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बच्चे का नाम पैडी रखते हैं और अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। जहां वो बच्चा रोने लगता है तो रिचर्ड उसे खाने और पीने की चीजें देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बच्चे को माँ की दूध की जरूरत है। अब एम्मा उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है तो वो बच्चा माँ के दूध को पीने लगता है। इसके बाद रिचर्ड एम्मा को बताता है कि उसने कुछ आदिवासियों को बलि देते हुए देखा है और अगर वो यहाँ पर आ गए तो वो हमें भी मारकर खा जाएंगे। लेकिन एम्मा रिचर्ड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। एक दिन वो सभी समंदर किनारे गीली मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के पिता कुछ आदमियों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो दूर से उन तीनों को पूरी तरह से कीचड़ में सना देखते हैं तो वह उन्हें नहीं पहचान पाते और शिप को वापस ले जाते हैं। जब रिचर्ड और एम्मा शिप को देखते हैं तो दोनों ही मदद के लिए उस शिप को नहीं बुलाते, क्योंकि वो अब इस जगह से नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो लोग स्टार्टिंग में आए हुए थे। वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। फिर रिचर्ड फल तोड़ने चला जाता है और एम्मा अपने बेटे के साथ किनारे पर बैठ जाती है। उसका बेटा खेलते हुए जहरीली बेरी तोड़कर अपने बोट में रख लेता है। ये चीज एम्मा नहीं देख पाती और रिचर्ड का इंतजार करते हुए वो वहीं पर सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि नाव किनारे से दूर जा रहा है। तभी उसका बेटा एक चप्पू पानी में फेंक देता है। एम्मा चप्पू उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। वो तुरंत रिचर्ड को आवाज लगाती है, जो तैरकर उनकी ओर आने लगता है। तभी एम्मा कहती है कि तुम्हारे पीछे शार्क पड़ी है। रिचर्ड तेजी से बिना चप्पू लिए नाव की तरफ बढ़ता है। एम्मा उसे शार्क से बचाने के लिए दूसरा चप्पू भी शार्क पर मारती है, जिससे रिचर्ड को नाव में चढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसके पास अब चप्पू नहीं होता जिससे वो अपने आइलैंड पर वापस आ सकें। वो अपने हाथ से नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और शार्क के हमले के डर से वो तैरने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनकी नाव खुद ही समंदर में आगे बढ़ने लगती है। ये तीनों 3 दिन तक समंदर में भटकते रहते हैं, जहां रिचर्ड के बेटे को भूख भी लग रही थी और वो उन जहरीली बेरी को खा लेता है। एम्मा और रिचर्ड ये देखकर अपने बेटे के मुंह से बेरी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पहले ही निकल चुका था। दोनों को लगता है कि अब उनका बेटा मर जाएगा, इसीलिए दोनों भी उस बेरी को खा लेते हैं। वो तीनों मौत का इंतजार करने के लिए नाव में लेट जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। असल में वो बेरी इतनी जहरीली नहीं थी
कि वो तीनों मर सके। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड का पिता उन्हें अपनी दूरबीन से देख लेता है। इसके बाद वो अपने आदमियों से उस बोट को चेक करने को बोलता है और उनके साथियों को ये तीनों बेहोश हालत में मिल जाते हैं। इसके बाद आर्थर उन्हें अपने बोट पर बिठा लेता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।